हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश दास और आज इस वीडियो में नीट 2024 केमिस्ट्री का क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस दे देता हूँ कि कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया था। तो फिजिकल केमिस्ट्री से आया था अराउंड 19, इनऑर्गेनिक से आया था 17, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था 14। तो इस साल हम लोग देख सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डोमिनेशन रहा है। ठीक है ना। और सबसे कम जो डोमिनेट किया है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि लिस्ट 1 में, ठीक है ना, इस तरफ कन्वर्शन हुआ है और इस तरफ लिखा गया है नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे है 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। ठीक है। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, सॉरी, हाँ, यहाँ पे कितना चार्ज चेंज हो रहा है, वही उसी के साथ हम लोग को चेक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे यहाँ पे आसानी पे चला जाता हूँ, जो सबके लाइक इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, इजी वे में। तो देखिए बी से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। बी में देखिए MnO4, बी में क्या है MnO4 माइनस, यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज कितना है देखिए, ऑक्सीजन का हो गया -2 -2, ठीक है ना, -2 इंटू 4 हो गया -8, इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है ना। ऐसे Mn इक्वल्स टू इस तरफ हो जाएगा -8, -2 इंटू 4 -8 हो गया। इस तरफ है ऑलरेडी माइनस, अगर ये -8 अगर इस तरफ आए तो हो जाएगा, ये तो -1 है, इस तरफ +8 तो कितना हो गया, +7 हो गया चार्ज इस तरफ मैंगनीज का। ठीक है ना, +7। ठीक है। ये क्या पे कन्वर्ट हो रहा है, टू Mn2 प्लस, मैंगनीज हो रहा है Mn2 प्लस पे कन्वर्ट। यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज 2 है, यहाँ पे 7 है, तो कितना चेंजेस आ रहा है, 5 का। ठीक है ना। तो 5 फैराडे कहाँ पे लिखा होगा ये, तो मतलब बी, बी जो है फिफ्थ के साथ में, सॉरी ये फोर्थ के साथ मैचिंग हो रहा है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, डी का देख लीजिए। डी, FeO, यहाँ पे आयरन का चार्ज है +2 और यहाँ पे इसका चार्ज है +3। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया कि नहीं, तो मतलब डी का हो गया ये 3। तो डी का हो गया 3। ठीक है। आप देख लीजिए आप ऑप्शन में कौन सा वाला रहे, ताकि देखिए इस वे में क्या होता है ना, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना, आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। तो बी का 4, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बी का 4 है, यहाँ पे तो ऑप्शन 2 3 4 भी है, पर डी किसके साथ मैचिंग हो रहा है, 3 के साथ मैचिंग हो रहा है ना। डी जो है वो 3 के साथ मैचिंग हो रहा है, तो यही ऑप्शन है जो डी 3 के साथ ऑप्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इट विल बी आंसर्ड शॉर्टली। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसपे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन में देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे अपना एलिमेंट्री स्टेट में है तो 0 होगा, क्लोरीन भी यहाँ पे 0 होगा, पर इसमें हाइड्रोजन का चार्ज है +1, क्लोरीन का चार्ज है -1। तो हाइड्रोजन 0 से +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से -1 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स रिडक्शन। ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा चेक करते हैं इस, यहाँ पे देखिए BaCl2, यहाँ पे बेरियम का चार्ज है +2। ठीक है ना। और ये इसका प्रोडक्ट में यहाँ पे भी +2 चार्ज है, मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, सोडियम को देख लीजिए, सोडियम का +1 है यहाँ पे भी +1 है। क्लोरीन का -1 है यहाँ पे भी क्लोरीन का -1 है। सल्फेट का +2 है, यहाँ पे भी +2 है। दैट मीन्स यहाँ पे ना कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो नहीं रहा है, तो
कौन सा वाला रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इंट्रामोलिकुलर, किस पे फॉर्म होता है इंट्रामोलिकुलर? सेमी मोलिकुल में, ठीक है ना। सेमी मोलिकुल्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, सेम मोलिकुल्स मीन्स एक ही मोलिकुल होगा उसी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे सब देखिए नाइट्रोफेनॉल है, सब नाइट्रोफेनॉल है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन में दिया है एक्सेप्ट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है क्या, HF। तो देखिए इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा नाइट्रोफेनॉल पे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल पे ये ऑक्सीजन, और इसका नेक्स्ट में ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। यही बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, तो वही ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, फेलिंग सॉल्यूशन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और 1, दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी और 2, ठीक है ना। फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है, एक्वास कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टारेट, जिसको रोचिल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में तो ए पूछा गया है, तो ए होगा कौन सा, एक्वास कॉपर सल्फेट, यानी कि ऑप्शन 3 है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 molarity HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is, क्वेश्चन बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने यहाँ पे एडवांस लिख दिया हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कितना, 1 ग्राम, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, जिसका कंसेंट्रेशन है 0.75 मोलरिटी, और कितना रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे लिखा है 25 ml, ठीक है ना। 25 ml जो है वो रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो आप सभी को पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड वर्सेस वाटर, एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड इन वाटर फॉर्म हो रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स तो जानना जरूरी है। यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, कितना होगा, 1, कितना अमाउंट है यहाँ पे, 1 ग्राम है, तो 1 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 40, जो कि आ गया आपका 0.025। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आया, अभी देखिए इसका जो HCl का तो मोलरिटी फॉर्मेट में दिया है यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो मोलरिटी आपको जरूर लिखना पड़ेगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि आप सभी को पता है मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो उसी को आप रीअरेंज कीजिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में लिखे, ठीक है ना, जिसको आप डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ml में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोलरिटी क्या है यहाँ पे, इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं, ओके। और v यहाँ पे कितना है, 25, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन तो कर ही दिया गया है, v इक्वल्स टू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 ml में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.0187, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ये बहुत ही फास्ट किया हूँ कैलकुलेशन ये सब, तो कुछ अगर गलती हो गया हो तो आई एम सॉरी, पर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मेरी तरफ से कुछ गलती हो तो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हुआ, 0.025, और HCl में कितना हो गया, 0.0187। यहाँ से हम लोग को आइडिया मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है जो सबसे कम होता है, वो है HCl, हो गया हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट, HCl हो गया हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना।
तो एक बार पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अनरिएक्टेड, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो है, सॉरी, अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कीजिएगा हम लोग, ये जो लिमिटिंग रीजन के लिए जो हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये वाला 0.025, इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस लीजिएगा, तो मोल अनरिएक्टेड जो नंबर ऑफ अनरिएक्टेड मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो मिल जाएगा आपको, ये रहा। पर क्वेश्चन में तो मास का फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मोल का फॉर्मेट में नहीं। तो मास में कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हूँ, मास ऑफ अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू ये वाला, ये 0.0062 मल्टीप्लाइड विथ मोलिकुलर वेट, जो कि आपका आ जाएगा 0.25 ग्राम। पर क्वेश्चन में यहाँ पे भी फिर बोला गया है कि, क्वेश्चन में बोला गया है मिलीग्राम में, तो क्या कीजिएगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, यानी कि 250। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, 250, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट से यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है, आपको करेक्टली मेंशन मैचिंग करना होगा। तो NH3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा NH3 का स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिड, यानी NH3 जाएगा ट्राइगोनल पिरामिड, ये इसके साथ, ठीक है ना। BRF5 का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, ये तो स्क्वायर पिरामिडल है, यानी कि बी जाएगा 4 के पास। XCF4, ये रहा XCF4 हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। SF6 हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे है, ठीक है। तो कौन सा हो रहा है, ये कौन सा ऑप्शन निकल गया, डी है 3 के साथ, ठीक है ना, डी है 3 के साथ, ये होगा। सी है 2 के साथ, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, the E value of Mn3 plus slash Mn2 plus couple is more positive than that of Cr3 plus slash 3r2 plus or Fe3 plus slash Fe2 plus due to change of। तो देखिए, ये जो मैंगनीज 3 प्लस है और 2 प्लस है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग को क्या ऐसा टाइप क्वेश्चन में क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख दीजिए। Mn3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा, Mn2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा, ये रहा। अभी देखिए, जब ये Mn3 प्लस था, तो इसका लास्ट शेल डी ऑर्बिटल्स पे दीजिए, देखिए इस पे क्या फोकस किया, मतलब फोकस कीजिए इस पे, ये 3d4, मतलब d4 होना चाहिए, पहला ऑप्शन में है d4, वही ऑप्शन 1 ही इसका आंसर है, ठीक है ना। और Mn2 प्लस में कौन सा डी ऑर्बिटल है, 3d5 है, तो d4 से d5 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसका, हम्म, अभी ये ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे भी दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 2 में, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2। नेक्स्ट बी है, आइसोकोरिक में क्या रहता है, आइसोकोरिक में रहता है वॉल्यूम, तो मतलब 3। सी आइसोबेरिक में प्रेशर, तो प्रेशर कौन सा हो रहा है, प्रेशर हो गया 4। एडियाबेटिक में नो चेंज इन हीट, दैट मीन्स डी हो गया 1, तो क्या है 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड if one knows the value of rate constant and two different temperature, यही इसका आंसर होगा। और ये तो केमिकल बॉन्डिंग से है ये क्वेश्चन, आई होप सभी को पता ही होगा ये वाला, तो रिकलेक्ट कीजिए तो आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, आपको ये फॉर्मूला भी याद ही होगा, यहाँ पे K2/K1 क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, उसके बाद 2.303 गैस कांस्टेंट, फिर लिखते हैं 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है ना।
तो T1 ये तो टेम्परेचर हो गया, के हो गया रेट कांस्टेंट, T1 T2 हो गया दो डिफरेंट टेम्परेचर, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा। Next, a compound with the molecular formula of C6H14 has two tertiary carbon. Its IUPAC name is, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H14 और दो टर्शरी कंपाउंड है, मतलब टर्शरी, ठीक है। यहाँ पे भी एक कार्बन कार्बन, ठीक है ना, कार्बन, तो यहाँ पे लिख देते हैं CH3 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 CH3, यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 3 4, तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी, नंबर ऑफ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें n का वैल्यू कितना होगा, इस पे है अराउंड, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 1, मैंगनीज में होगा 5, स्कैंडियम 3+ में होगा 0, Cr2+ में होगा 4, Fe2+ में है 4, मतलब बी एंड डी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, तो ऑप्शन कौन सा, बी एंड डी कहाँ पे, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो। नेक्स्ट, ओके, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इन सभी में से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, फ्लोरीन का होगा डेफिनेटली, ठीक है ना, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ओके, उसके बाद ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं, ये होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन, ठीक है ना, ऑप्शन 3 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। हम्म, और स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हो रहा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, which one of the following alcohol reacts instantaneously with Lucas reagent? Lucas reagent, इसमें कौन सा reagent यूज किया जाता है, concentrated HCl, ये भी क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। और कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, वही पूछा गया है, तो वो है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल इट रिएक्ट्स इंस्टेंटली। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, ये 5 से वही 7 8 या फिर 10 मिनट का अंदर में टर्बिडिटी अपेयर करता है। प्राइमरी अल्कोहल अंदर रूम टेम्परेचर, ये सभी रिएक्शन रूम टेम्परेचर में किया जाता है, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे ये वैल्यूज है, ये सॉरी ये डेटा है। और प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रीजन एट रूम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो टर्शरी अल्कोहल आपको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 2 टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गिवन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1, cobalt NH3 6 3+ and cobalt FeF6 3- complex are octahedral but different in their magnetic behavior, दोनों octahedral है पर magnetic behavior अलग है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि ये जो कोबाल्ट NH3 कॉम्प्लेक्स जो है ये डायमैग्नेटिक है, और ये जो कोबाल्ट F6 है ये पैरामैग्नेटिक है। तो देखिए दोनों तो सेम ही बता रहे हैं, पहला भी बता रहा है कि दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है ना, और सेकेंड स्टेटमेंट में भी बता रहा है कि दोनों का डिफरेंट ही है। तो इसके लिए आपको इसका कोबाल्ट का आपको चार्ज पता होना चाहिए, तो यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा, 3+ होगा, क्यों, क्योंकि
NH3 तो ये तो न्यूट्रल है, इसका जीरो होगा तो इसका चार्ज हो जाएगा ये 3+, ठीक है ना। और 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Ar4s2 3d6। और NH3 ये तो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगा ही। तो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हो गया डायमैग्नेटिक, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही है। और दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 6 लिगैंड है, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। और कोबाल्ट F6 3 इसका चार्ज कितना है यहाँ पे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो? देखिए फ्लोरीन के यहाँ पे हो गया -1, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो +3 आ जाएगा। दोनों में सेम चार्ज है कोबाल्ट का। पर फ्लोरीन तो एक वीक फील्ड लाइगेन है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा ही नहीं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जब आप फिलअप कर रहे हो तो पेयरिंग करके डायरेक्ट एक ही बार में पेयरिंग नहीं करना है। पहले अगर वीक फिल लाइन है तो सिंगल सिंगल फिलअप करना है। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4 4। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट दिया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 ये है। और on the basis of molecular mass, H2O is expected to have lower boiling point than the other member of the group, but due to presence of hydrogen bonding। ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली नियम के हिसाब से H2O आगे में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 16 में H2O क्यों है बाकी का हाइड्राइड से, ऑफ ग्रुप 16 से? क्योंकि H2O ऑक्सीजन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रोंगर है यहाँ पे, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन 3 इज ट्रू। नेक्स्ट, दो लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एन क्या हो गया? एन तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो बेसिकली साइज के बारे में डिस्कस करता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब डी का हो गया 2। कौन सा ऑप्शन है डी का 2 है? ये तो रहा ऑप्शन 4। और एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या करता है? इट इट बेसिकली डिस्कस अबाउट शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब सी का हो गया 1। और एम एस क्या हो गया? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, तो मतलब बी हो गया 4, ठीक है ना। तो मतलब 4 इसका आंसर है, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में देखिए ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स कीटोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एल्कीन जो है कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो कौन सा रिएजन यूज होगा इस पे? होगा वो ओजोन, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, O3 ZnH2। ठीक है, तो मतलब ए का हो गया ऑप्शन 4। ए का ऑप्शन 4 कौन सा है? ओके, 3 नहीं तो 1 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन हो गया कन्वर्ट किस में? बेंजोफेनॉन में, ठीक है ना। बेंजोफेनॉन में, ये देखिए। तो अभी इसके लिए कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। इसको अगर आप इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये बॉन्डेड हो जाएगा इस बेंजीन पे, ठीक है ना। तो मतलब बी का हो गया 1, B1, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 का A4 B1 आ रहा है दोनों का, ठीक है ना। अब इस सी से हम लोग पता कर सकते हैं सी कौन सा होगा। तो सी में क्या बताया जा रहा है कि ए एल्कोहल है, ठीक है ना। ये अल्कोहल है जो कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर रहे, ठीक है ना। ये एक साइक्लो अल्कोहल है, साइक्लो, ठीक है ना। साइक्लिक ग्रुप है जो कन्वर्ट हो रहा है साइक्लोहेक्सानोन में, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सानोन में। और ये कौन सा अल्कोहल है? ये तो हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है,
ये भी रहा कार्बन, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, तो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, कीटोन में कब कन्वर्ट होगा? हम्म, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 का प्रेजेंस पे हो गई है, ठीक है ना। तो इसका हो गया, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, तो मतलब ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। और डी का क्या है? डी देखिए, डी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग है, कन बॉन्डेड है CH2 CH3 के, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और पोटेशियम यहाँ पे, मतलब कि ये इस ग्रुप पे, मतलब पोटेशियम बेंजोएट, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम बेंजोएट। ये कब कन्वर्ट होगा? जब KMnO4 होता है, ठीक है ना, KMnO4 होगा, तो इसका ये हो गया, तो मतलब डी का 3, ऑप्शन 1 सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये रहा, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए, इसके पास ना डबल बॉन्डेड है यहाँ पे अगर आप देखिए तो डबल बॉन्डेड है। और ये कौन सा टाइप का एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, देखिए बाकी का पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, देखिए ये पार्ट सेम ही है, ये पार्ट सेम ही है। इस पार्ट पे फोकस कीजिए, इस पार्ट पे एल्कीन कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो आप देखिए एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, अभी देखिए, ये मॉलिक्यूल को अगर मैं BH3 के साथ रिएक्ट करूंगा ना, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल देखिए इस तरीके से हो जाएगा, CH2 CH2OH। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम में जब भी आप ये स्पीसीज देखिए ना, रिएजेंट BH3 है, ठीक है ना, और H2O2 भी है यहाँ पे, जब भी ये कॉम्बिनेशन देख लोगे और बेस, ठीक है, तो आपको क्या करना है? H ऐसा लिखिए, OH ऐसा लिखिए, ठीक है ना। ये जो पाइबोन है इसको ब्रेक कीजिए, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और ये OH इस कार्बन के साथ बॉन्डेड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये CH2 हो गया, ये हो गया CH2OH हो गया। अब ये CH2OH क्या है? ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना। अब प्राइमरी अल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, एल्डिहाइड में, मतलब बाकी का सेम ही रहेगा, बस CH2OH बन जाएगा CHO। एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो कि है PCC या फिर PDC, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reagent with glucose does not react to give corresponding test। तो ग्लूकोज कौन सा reagent के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो वो है शिफ्ट, ओके, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो BNE कौन सा आंसर? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए इथेन, इथेन में कितना कार्बन होता है? इथेन में, सॉरी, कितना कार्बन है बोलते, कार्बन तो दो ही होता है। और यहाँ पे इसका ऑप्शन के हिसाब से, तो इथेन में एक सिग्मा बोन होता है कि नहीं? 1 सिग्मा बोन, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट इथिन, ये हो गया इथिन, इथिन में एक पाई बोन एक सिग्मा बोन, देखिए एक पाई बोन है, एक सिग्मा बोन है, मतलब ए हो गया 3, बी हो गया 4। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 एंड 2, ओके, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। डायरेक्ट डी को चेक करते हैं ना। डी हो गया इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, इथाइन। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, हाँ, और दो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे, तो ये भी सही है, डी का 1 हो गया, मतलब इसका ऑप्शन 1 सही आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन 1 सही आंसर। नेक्स्ट, ग्रुप 16
among group 16 element which does not show -2 oxidation state। तो जो हाईली मेटेलिक रहेगा वो शो नहीं करेगा, मतलब पोलोनियम शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2A, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो 2A गिव्स B+C। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये कितना गया, 4 इंटू 10⁻³ एट ए गिवन टेम्परेचर द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन इज। अच्छा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन सभी ये जो मॉलिक्यूल्स है सबका सेम ही है। और ये कब सेम होता है, व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। नेक्स्ट, which plot of ln k versus 1 by t is consistent with Arrhenius equation। तो अभी Arrhenius equation, ये इक्वेशन तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग से, नो सॉरी, केमिकल काइनेटिक से k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी, ठीक है ना। तो ln k विथ 1 बाई टी, तो देखिए ये तो आपको नेगेटिव स्लोप देगा। नेगेटिव स्लोप मतलब ऑप्शन 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp इक्वल्स टू Kc। तो Kp Kc का फॉर्मूला क्या है, Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। जिस ऑप्शन में डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा उस पे Kp इक्वल टू Kc होगा। पर क्वेश्चन पूछा गया किस में सेम नहीं होगा, मतलब Kp आइदर Kc से ज्यादा होना चाहिए या फिर Kp लेस होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन पे, वही हम लोग को चेक करना है, ठीक है ना। और डेल्टा एन, ये क्या, देखिए डेल्टा एन जो है यहाँ पे ये सिर्फ गैस मॉलिक्यूल को ही इंक्लूड करता है कैलकुलेशन में, सॉलिड लिक्विड को नहीं। और ये इसका कैलकुलेशन क्या है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो चेक करते हैं, ठीक है ना, किसमें, ऑप्शन 1 में चेक करते हैं। देखिए कोबाल्ट यहाँ पे कितना है, सो नॉट कोबाल्ट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक है, वाटर भी एक है, ठीक है ना, दोनों गैस फॉर्म में है, तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं, तो मतलब रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गया। प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, यहाँ पे भी 1+1, दोनों गैस है तो 1+1 2 हो गया, तो ये तो 0 हो रहा है, ठीक है ना। अगर डेल्टा एन 0 हो गया मतलब आर टी का वैल्यू हो गया 1, तो केपी इक्वल टू केसी, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो चेक करेंगे वो है ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा, क्योंकि PCl5 कितना है, 1 है, मतलब रिएक्टेंट हो गया PCl5 में। PCl5 में डेल्टा एन का वैल्यू होगा, देखिए प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में दोनों गैस है और दोनों कितना है, 1+1 कितना हो गया 2, माइनस रिएक्टेंट में गैस मॉलिक्यूल कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब डेल्टा एन का वैल्यू है 1, मतलब आर टी का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर। एन पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया एन पेंटेन। यहाँ पे बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, CH3 ऐसा करके, ठीक है। आइसोपेंटेन, ठीक है, ये हो गया आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर। नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात रहे ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना ब्रांचिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम रहेगा ना। सरफेस एरिया कम रहने से क्या होता है, वेंडोवाल फोर्सेस, वेंडोवाल फोर्सेस वीक रहेगा, और वेंडोवाल फोर्सेस वीक रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। तो जिसका सबसे कम ब्रांच कौन सा है इसका, एन पेंटेन का, तो यही सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फॉलोड बाय दिस एंड दिस। तो स्टेटमेंट 1 सही है। और यही तो बात स्टेटमेंट 2 भी बोल रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ओके, यहाँ पे लिखा है व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स अटेन्स शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर contact ड्यू टू which intermolecular forces between the spherical molecules are weaker। हाँ, स्टेटमेंट 2 भी सही है, ठीक है ना। ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स छोटा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। जिसका वजह से ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फोर्सेस जो होता है, यानी कि वेंड्रोवाल फोर्सेस जो होता है वो वीक हो जाता है।
जिसका वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन रिंग के साथ, तो वो तो बेसिकली ये तो एराइल हेलाइड हो गया। SN1 तो बेसिकली कौन प्रेफर करता है, हेलो एल्किन, ये हेलो एल्किन है ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें से 2 3 4 ही होगा। देखिए ये कौन सा है, ऑप्शन 3 को देखिए आप, ये कौन सा टाइप का हेलो एल्कीन है। देखिए अगर SN1 का रिएक्टिविटी के बारे में बताए तो बेंजाइल हेलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आएगा टर्शरी हेलाइड, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी, ऑप्शन 4 हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। देखिए कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तो मतलब ऑप्शन 4 भी सेकेंडरी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन 2 को देखिए, ऑप्शन 2 क्या है, ये भी सेकेंडरी है, नो डाउट इन इट, नो डाउट, पर ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो बेंजाइलिक फॉर्म में आ जाता है ना एक तरफ से, ठीक है ना। अगर ये ब्रोमीन यहाँ से हट गया तो प्लस साइन हो जाएगा ना, ये कार्बन प्लस चार्ज कैरी करेगा। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए देखिए, ठीक नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा ये ऑप्शन 2। अब देखिए स्टेबलाइज जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फास्ट हीट करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और कोई भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना उसका रिएक्टिविटी फास्टर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ओके, ये रहा हीलियम, ये एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये है He+, हीलियम, इसका एनर्जी कितना दिया गया है, -x जूल, देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2, ओके, 2 स्टेट फॉर बेरिलियम, बेरिलियम का कितना दिया गया है, बेरिलियम Be3+ का, ये खोजना है एक्चुअली मेरे को, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी एडवांस फॉर्मूला लिख दिया हूँ, इसका जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम, ठीक है। तो पहले ये हीलियम का देख लेते हैं, हीलियम का एनर्जी ऑलरेडी दिया गया है, वो है -x क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी का टर्म एग्जैक्टली लिख दीजिए, ठीक है ना। जेड, जेड वैल्यू फॉर हीलियम कितना होगा, 2 होगा, फॉर्मूला तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, एन का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिया गया है 1, तो ये हो गया इक्वेशन 1 हम लोगों का, ठीक है ना। नेक्स्ट बेरिलियम का एनर्जी का देखते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, ये वाला पार्ट। अभी जेड, जेड वैल्यू बेरिलियम का कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना, स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला का एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फॉर्मूला में जैसा मेंशन किया गया। फिर एन का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में, n इज इक्वल टू 2, तो ये 2 लिख दीजिए। अब देखिए, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना क्या है, हम्म करना क्या है, ये जो देखिए ये जो नंबर है ना, ये दोनों में कॉमन आपको मिल रहा होगा, ये नंबर हाइड, ये हीलियम का मामला में भी ये नंबर है, और बेरिलियम का मामला में भी ये नंबर तो है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए देखिए ये जो नंबर है ना, ये नंबर एक तरफ रखिए, बाकी का टर्म को इस तरफ भेज दीजिए। तो इस तरफ क्या, अगर ये नंबर को अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, -x डिवाइडेड बाई 2 2 4, 4 हो जाएगा कि नहीं, -x/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, -x डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए, इसका जगह में हम लोग लिखेंगे -x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर, ठीक है ना, 2 2 4 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी देखिए,
फोर इंटू फोर, फोर स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी, इसको, ये फोर है, ये भी फोर है, ठीक है ना, इसको फोर स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या बच जाएगा, माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थ्री। तो फाइनली 77 का जो आंसर मिला है वो कौन सा हो गया, वो कौन सा हो गया, ऑप्शन थ्री, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी किस पे इंक्रीज होगा, लिक्विड इवापोरेट्स टू वेपर, लिक्विड लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। हम्म, तो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इंक्रीज होगा। Cl2 कन्वर्ट हो रहा है 2Cl, मतलब मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया दो एटम में, इस पे भी इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा ए, सी एंड डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग सॉलिड, ये क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा मेथड में ये, मतलब कौन सा मेथड से इस टाइप का कंपाउंड को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो है सब्लिमेशन, यानी कि ऑप्शन फोर इसका आंसर रहा, ठीक है। नेक्स्ट, दो लिस्ट दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, लिस्ट वन लिस्ट टू। देखिए, जब भी NO2 है, NO2 जो है, मतलब ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक और टाइप का है, वो से है जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है सेंट्रल एटम, ठीक है। और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं लिंकेज, ठीक है ना, लिंकेज। तो ए हो गया टू के साथ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए हो गया टू के साथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखोगे, हम्म, तो बी में देखिए, ये ऑप्शन बी कहाँ गए, सल्फेट है और इस तरफ है बी आर। बी आर अंदर में भी हो सकता है, सल्फेट बाहर में भी हो सकता है, क्योंकि बोथ आर आयोनाइजेबल, तो ये है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो मतलब बी है थ्री के साथ। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखिए ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स लिखा गया ना एक साथ, हाँ, ठीक है ना, ये एक ही कंपाउंड, ये ये एक ही टाइप, एक ही कॉम्प्लेक्स है। और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, तो मतलब सी हो गया फोर, ठीक है। और डी हो गया लिंकेज, लिंकेज में मतलब दूसरा आइसोमेरिज्म में कुछ Cl यहाँ पे होंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी हो सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, तो वो हो गया लिंकेज, तो मतलब डी हो गया टू के साथ, तो हो गया। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन फोर इसका आंसर रहेगा, सॉरी सॉरी, नॉट ऑप्शन फोर, डी का आंसर है टू। मैंने कुछ गलती की है ना, ए, सॉरी सॉरी, ए हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन, ए हो गया थ्री, और बी हो गया इसका, बी हो जाएगा, बी हो गया थ्री, सही है। सी हो जाएगा फोर, सी हो जाएगा फोर, डी हो जाएगा वन, सोल्व सोल्व, तो इसका आंसर रहेगा कौन सा होगा, प्लीज होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ए होगा, ए हो गया ये लिंकेज में, तो ए डेफिनेटली टू होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू होगा, ठीक है। बी, ये तो, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो बी हो गया
थ्री। नेक्स्ट सी हो गया फोर के साथ। सी हो गया फोर के साथ, तो डी हो जाएगा। डी होगा आपका सोलवेट। सोलवेट कौन सा? ये हो गया सोलवेट आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सोलवेंट भी है ना, H2O, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लुइस एसिड यूज किया जाएगा, और एनिलीन जब लुइस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉरी एनिलीनियम सॉल्ट में। और एनिलीनियम सॉल्ट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसका उसके पास जो नाइट्रोजन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसका वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर बिहेव करेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। बिल्कुल सही, क्योंकि गैब्रियल सिंथेसिस इज ओनली फॉर प्राइमरी, ओके, प्राइमरी एल्काइल एमाइन, एराइल के लिए, ओनली एल्काइल के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत इजी है इसके लिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत इजी वाला क्वेश्चन ये तो यार। नेक्स्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। हाईएस्ट नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटोमिसिटी इनटू एवोगेड्रोस नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाए वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। गिवन अमाउंट ना, अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। और एक बात, अगर क्वेश्चन अगर वॉल्यूम के साथ डीलिंग कर रहा होगा तो उस टाइम में हो जाएगा वो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो मैं, तो ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे कि वन का बता देता हूँ, ठीक है ना। वन का होगा गिवन अमाउंट कितना है, फोर, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हीलियम कितना होगा, ये तो टू होगा, ठीक है। तो ये 4 ग्राम हो गया, ये तो टू हो गया, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये टू नहीं, ये फोर होगा, सॉरी सॉरी। मोलिकुलर वेट ऑफ हीलियम टू, फोर होगा, तो ये तो वन हो गया, ठीक है ना। तो ये, सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल वन होगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर, सॉरी, आंसर वन नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल जो है वो वन होगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन में आपको फुल कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस नंबर ऑफ मोल्स पे फोकस रखना है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो इसका तो कितना आ रहा है, इसका तो वन आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। इस पे देखिए, हम्म, इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स मेंशन कर दिया गया है, कितना है नंबर ऑफ मोल, ऑलरेडी फोर है। तो इसका आंसर थ्री होगा। आप ये कंसेप्ट से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। आप, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ। ऑप्शन टू क्या कीजिएगा, ये डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है, वो उसका आंसर होगा, ठीक है। और 4 यूनिट ऑफ हीलियम इज एक्चुअली वन हीलियम, तो मतलब ये तो नहीं होगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थ्री, 4 मोल। सबसे ज्यादा इसी में होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम। और और एक और, अगर ये फुल, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा गया है, तो उस टाइम में आपको एवोगेड्रोस नंबर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमॉन्ग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो ऑप्शन टू इसका आंसर है, क्योंकि ये सेकेंडरी है। बाकी क्या है, ये ऑप्शन वन का हो गया प्राइमरी, ऑप्शन थ्री का हो गया, ऑप्शन थ्री को देखिए,
ये हो गया आपका सेकेंडरी, ये भी हो गया सेकेंडरी। बट ऑप्शन टू में देखिए ना, ऑप्शन टू का क्या हो गया, ये हो गया, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये हो गया टर्शरी। टर्शरी कार्बोकेटन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यू दिया गया है तीन गैसेस के लिए, ए बी सी। ए का कितना है, ए का है 145, बी का कितना है 2 × 10⁻⁻5, सी का कितना है 35। अब देखिए के एच जो है, हम्म वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना कम सोल्यूबिलिटी होगा गैस का इन लिक्विड, याद रखिएगा इन लिक्विड। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, ए का है, मतलब ए सबसे कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा सी, फिर लास्ट में होगा, सॉरी, फिर होगा सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा बी, क्योंकि बी का वैल्यू सबसे कम है 10⁻⁻5। तो ऑप्शन चेक कीजिए बी सी ए, मतलब ऑप्शन फोर इसका आंसर हो। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम्म, ये है इम्पेरिकल फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट इम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप ये आपको आता ही होगा। ये बहुत पहले ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक बार बहुत पहले नीट में ऑलरेडी पूछ चुका था एक्चुअली। ये टाइप का क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू चेक कीजिएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं तो क्या है इसमें। चलिए, कंपाउंड ए, ठीक है ना, एक एक्स मॉलिक्यूल है। हम्म, इसमें जो है ए का कितना, ए जो एटम है स्पीसीज है इसका परसेंटेज कितना है 32%, ठीक है। बी कितना है 20%, और बाकी का जो परसेंटेज जो बच गया वो हो गया सी का परसेंटेज। तो मतलब हम लोग मान लेते हैं टोटल 100% में से 32% हो गया ए, 20% हो गया बी, तो बाकी का कितना रह गया, बाकी का हो गया 48, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ये नंबर को आप इसका एटॉमिक मास के साथ सॉरी, एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दीजिए, जो कि ऑलरेडी गिवन में दिया गया है। 32 / 64 कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। 20 / 40 कितना आ जाएगा अराउंड 0.5। 48 / 32 कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब आ गया, अब ये जो नंबर जो दिया गया है ए बी सी, इसका जो आप ये रेशियो जो निकाले हो 0.5, 0.5, 1.5, अभी इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, मतलब सबको 0.5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1 1, और ये कितना हो जाएगा अराउंड 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, वो हो जाएगा अराउंड 3, ठीक है ना, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका सी का। अभी जो भी सिंपलेस्ट रेशियो निकला है वही उसका वही उसका नंबर ऑफ स्पीसीज होगा उस मॉलिक्यूल में, मतलब ए हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया 3, तो कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लियरली, 3ROH reacting with PCl3, 3RCl फॉर्म हुआ ए। ए हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, तो एक्चुअली ए क्या होता है इसमें, इसमें तो H3PO3 होता है, ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ROH प्लस PCl5, तो क्या फॉर्म होगा RCl प्लस HCl, दूसरा होता है POCl3, तो ये इसका आंसर होगा H3PO3 प्लस POCl3, ऑप्शन टू इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन टू। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, फॉर ए सॉल्यूशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन गिव ए स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप कितना दिया गया है, स्लोप दिया गया है 25.73 लीटर बार पर मोल, द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड, श्योर। तो पाई v इक्वल्स टू एन आर टी, या फिर पाई इक्वल्स टू सी आर टी, क्योंकि
वॉल्यूम की इस तरफ ले आओगे तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कितना होगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा इसका इक्वेशन। अभी स्लोप क्या है ना, स्लोप इज इक्वल्स टू आर टी इज गिवन बाय आर टी, ठीक है। और स्लोप का वैल्यू ऑलरेडी दी गया है, कितना है, सॉरी 25.73, ठीक है, आर टी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आर का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन किया गया है 0.83, तो ये नंबर को इस तरफ लेके आइए, ठीक है। हम्म, मतलब हो जाएगा 25.73 डिवाइडेड बाई 0.083, तो टी हो जाएगा आपका अराउंड 300 केल्विन, ठीक है ना, केल्विन में। आप इसमें देखिए आंसर में तो ऑप्शन क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दीजिए, सो अराउंड 37 आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है, एल्किन है, एल्किन रिएक्ट किया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, तो देखिए दो स्टेटमेंट वन ये बताया चलिए, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, CONH3 6 3 प्लस, दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 4 Cl2 प्लस, ठीक है। स्टेटमेंट वन ये बताया जा रहा है ये तो एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, सही है। होमोलेप्टिक मतलब सेम लाइगेन, सेम काइंड ऑफ लाइगेन, ठीक है ना, मतलब एक ही टाइप का लाइगेन है, ये सही है। व्हेयरएस ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड वाला हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, सही है, क्योंकि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में दो एक से ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा टाइप का लाइगेंस हो तो वो हो गया आपका हेट्रोलेप्टिक, ठीक है ना, दो अलग अलग लाइगेन है हेट्रोलेप्टिक, स्टेटमेंट वन सही है। और यही बात स्टेटमेंट टू भी बता रहे हैं, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, during the preparation of more salt solution which of the following acid is added to prevent hydrolysis, वो तो dilute sulfuric acid है, okay। Identify the correct answer. dipole moment of NF3 is greater than that of NH3, ये हो गया NF3, NF3, ठीक है। एरो मार्क हमेशा लोन पेयर की तरफ होगा, और अगर एटम है तो हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ होता है एरो मार्क, ठीक है। इस तरफ देखिए ये तीनों ऑलमोस्ट सेम एक ही तरफ डायरेक्शन जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और ये जो लोन पेयर की तरफ डायपोल मोमेंट है ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, तो कम रहेगा इसका। अगर NH3 का अगर बात करें तो NH3 में क्या है, ये रहा लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे एरोमा किस तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमेशा लोन पेयर की तरफ। तो ये देखिए ये तीनों जो डायपोल मोमेंट जो इफेक्ट है, बॉन्ड बॉन्ड मोमेंट, ये एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तरफ ही जा रहा है, जो कि रिजल्टेंट, मतलब ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज ट्राइंग टू अडॉप्ट विद द बॉन्ड मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन लोन पेयर, मतलब इसका ज्यादा होगा, तो ऑप्शन वन गलत है। Three canonical form can be drawn for carbonate ion, ठीक है, कार्बोनेट आयन। तो ये ऑप्शन सही है एक्चुअली, कार्बोनेट आयन, ये तो काफी आसान सा है। ये तो आप लोग को भी पता होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। हम्म, अगर ये इस तरफ मूव किया तो ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया माइनस, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, हम्म, अगर ये इस तरफ मूव किया तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो फिर
नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा डबल बोन्स के साथ सिंगल। तो ये इसका 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 93, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायन यूजिंग इन इनऑर्गेनिक qualitative analysis, arrange them in increasing ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 4। 0 to 4 आपको अरेंज करना है, तो वो इसका होना चाहिए। अगर मैं इसका ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा, पहले आएगा ई, ए, बी, उसके बाद सी, डी। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी formed in the following reaction sequence। तो CH3, CH2, CH2I रिएक्ट करेगा सोडियम साइनाइड के साथ, तो इसका आंसर होगा, सॉरी, CH2 आई रिप्लेस हो जाएगा साइनाइड से। ठीक है ना। ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH2, CH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में। और एमाइड जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और Br2 के साथ रिएक्ट होता है, तो इसका ये जो रिएक्शन का नाम है, ये है हॉफमैन ब्रोमेमाइड। इसमें क्या करना है ना, ये जो आर ग्रुप है इसका प्रोडक्ट बहुत इजी है प्रेडिक्ट करना। आर ग्रुप है, इसको डायरेक्टली एन के साथ बॉन्ड कर दीजिए, NH2 के साथ बॉन्ड कर दीजिए और ये पार्ट को रिमूव कर दीजिए, ये इसका आंसर होगा। तो CH3, CH2, CH2, NH2 इसका आंसर होगा। तो मतलब हो गया प्रोपाइल एमाइड। कौन सा आंसर? प्रोपाइल एमाइन, ओके सॉरी, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The rate of a reaction quadruples when temperature changes from। जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर 1 से डिग्री, ठीक है ना, 57 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होता है, रिएक्शंस जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्वाड्रुपल्स हो जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला होगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जा रहा है, तो मतलब log K2/K1, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट का इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। आप ये वैल्यू रिप्लेस कीजिए ना, K2 का जगह में 4 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रोपोल मेंशन क्या है, 4। K1 हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रोपोल ना, मतलब 1 से 4। ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है। T1 T2 का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है, आर का वैल्यू भी ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर ना 380 हो जाएगा, 380 किलो। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सील्ड इन ए वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ। तो N2 का कंसंट्रेशन दिया गया है, O2 का दिया गया है, NO का दिया गया, और ये रहा रिएक्शन जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। और इसमें जो NO है ना, NO का कंसंट्रेशन भी दिया गया है 0.1 मोल, अलग से भी। इज टेकन इन क्लोज वेसल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है, NO का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए उसके लिए आप देखिए, उसका पहले इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया हूँ। आप देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा डेजिग्नेट कर रहा है, और सी जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो उसका मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है। तो सी माइनस सी अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये डिसोशिएट हो रहा है। कहाँ पे डिसोशिएट होगी, कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसलिए सी अल्फा हो जाएगा, ये भी सी अल्फा हो जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो आपको पता ही होगा, ये रहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे आप एज पर द क्वेश्चन इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू ऐड कर दीजिए, N2 का वैल्यू कितना है, O2 का वैल्यू कितना है, NO का वैल्यू कितना है, तो आपको कैलकुलेट करके 1.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। Whereas on the other side, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट टर्म, इस, ठीक है ना, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, Kc इक्वल्स टू, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, इसका भी सी अल्फा, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये देखिए सी माइनस सी अल्फा को हम सी टाइम्स 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, तो सी
ये जो स्क्वायर है और ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। अब ये क्वेश्चन का हिसाब से सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, 0.1 लिख दीजिए। के सी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1.6, ठीक है ना। यहाँ से आप प्लीज अल्फा कैलकुलेट कर दीजिए करिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए मेजर प्रोडक्ट पूछा गया ए बी, रिएक्शन दे दिया क्या है, एल्कोहल रिएक्टिंग विथ PBr3, तो क्या हो जाएगा, ये बस OH जो है Br में Br इसको रिप्लेस कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन में होगा, ऑप्शन 3 होगा शायद से, हाँ ऑप्शन 3, ठीक है ना। अभी इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, एल्कोहलिक बेस मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ये तो। यहाँ का जो हाइड्रोजन है, कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड इस तरफ, ये दो कार्बन के बीच में डोनेट हो जाएगा और ये Br लीव कर देगा, तो मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द पेयर द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयोन्स व्हिच आर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब वहां पे पूरा अनपेयर्ड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो देखिए Ce का चेक करते हैं, Ce का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से Ce4+ से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया गया है, तो ये एलिमिनेट कीजिए, ये एलिमिनेट कीजिए, ठीक है ना। बच गया 6s2, और s ऑर्बिटल में बस एक ही सबशेल होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फुल्ली फिल्ड है, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है YB, ये ट्रियम, ठीक है ना, YB 2+, इसका भी 2+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14, 4f14 मतलब पूरा फुल्ली पैक्ड, ठीक है ना, पूरा शेल फिल्ड है, ये भी डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट स्टूडेंट्स।